प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक नया टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में भारत में क्या क्या प्रशासनिक कार्य हुए। टॉपिक है अंग्रेज और भारतीय प्रशासन। यह है उसका पहला व्याख्यान। भूमिका की बात करें तो विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि प्राय प्रशासन का स्वरूप और उसका विकास स्थानीय सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। प्रशासन समाज के विकास और उसकी समृद्धि में सहायक होता है, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल विजय के बाद, आप जानते हैं कि वो 1757 का साल था, प्लासी युद्ध हुआ। उसके बाद जो प्रशासनिक व्यवस्था भारत में स्थापित की वह इन धारणाओं के विपरीत थी। किन धारणाओं के? कि सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज प्रशासन इसके विपरीत था। और विद्यार्थियों, इसका मूल कारण यह था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के विभिन्न राज्यों से आर्थिक लाभ उठाने के उद्देश्य से, उनके संसाधनों का दोहन करने के उद्देश्य से अपने अधीन तो कर लिया, परंतु वह इन राज्यों का प्रशासनिक भार नहीं उठाना चाहते थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी या जो अंग्रेज हैं वो यहाँ आर्थिक लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन को वो वहन करने को तैयार नहीं है। यह उत्तरदायित्व वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंधों पर सने सने पड़ता गया। जैसे जैसे वो विजय प्राप्त करते गए, तो ये जो प्रशासनिक उत्तरदायित्व था, यह एक यूं कहा जाए कि लदा हुआ भार था। इस हालत में प्रशासन स्थानीय हितों और राजनीतिक जो राजनीतिक सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों की अपेक्षा अंग्रेजों के व्यापारिक और उनके कर्मचारियों के निजी हित, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और उनके कर्मचारियों के निजी हितों पर आधारित रहा। परिणाम स्वरूप कंपनी के प्रशासन तथा भारतीय जनता की आवश्यकताओं के मध्य एक अंतर जो है वो बढ़ता गया। देखिए, भारत में जो अंग्रेजी प्रशासन है उसका ढांचा दो लेवल्स पर तैयार हुआ। जो ऊपरी ढांचा वह संसद और क्राउन, ब्रिटिश संसद और क्राउन के आदेशानुसार, यानी ब्रिटिश किंग के आदेशानुसार तथा कानूनों द्वारा निर्धारित किया गया। यह है ऊपरी ढांचा। प्रांतीय प्रशासन का विकास कंपनी के निजी हितों और समस्याओं के अनुरूप हुआ, जिसमें उसके अधिकारियों का विशेष योगदान था। दोनों ही लेवल्स पर कंपनी प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य भारत से आर्थिक लाभों का अधिकतम भोग करना था। अब यदि विद्यार्थियों हम कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है,
उसकी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था की हम बात करें तो देखिए, यह आप जानते हैं कि 1765 में माफ करना, 1765 में इलाहाबाद की संधि जो हुई, उस संधि के उपरांत जो मुगल सम्राट था, चाहे वो नाम मात्र का था, शाह आलम, उससे अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए थे, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन के। परंतु यह अधिकार मिल जाने से कंपनी के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार पनपा। बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया। 1773 में ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया और जो वॉरेन हेस्टिंग्स अभी तक बंगाल का गवर्नर था, उसको गवर्नर के स्थान पर गवर्नर जनरल उसका डेजिग्नेशन कर दिया और कंपनी के प्रशासन पर अपने नियंत्रण की एक प्रकार से स्पष्ट घोषणा रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कर दी गई। अब हम विद्यार्थियों बात करते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कंपनी के जो प्रशासनिक के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें क्या चेंजेस हुए, परिवर्तन हुए। इस अधिनियम के पारित हो जाने से भारतीय शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। इस अधिनियम के बाद सरकार के कार्य स्पष्ट रूप से कार्यपालिका, जो एजुकेटिव काउंसिल जिसको हम कहते हैं, और कार्यपालिका, भू राजस्व प्रशासन, रेवेन्यू की बात है, और न्यायपालिका, इसमें तीन अलग अलग स्पष्ट बिल्कुल इनको डिवाइड कर दिया गया। कार्यपालिका, भू राजस्व प्रशासन और न्यायपालिका। कार्यकारिणी परिषद सॉरी के यदि हम बात करें, रेगुलेटिंग अधिनियम के अंतर्गत कार्यकारिणी परिषद का जन्म हुआ। बंगाल का गवर्नर ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा और अधिकांश विषयों में मद्रास व बंबई के गवर्नर उनके अधीन हो गए। विद्यार्थियों, आपको स्मरण रहे कि अभी जो चेन्नई है उसका पहले नाम मद्रास था और मुंबई जो है वो बंबई। तो ये मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जो कि बंगाल में था। और अपरिहार्य स्थित परिस्थितियों को छोड़कर गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना वे भारतीय राज्यों से युद्ध और संधि नहीं कर सकते थे। कौन नहीं कर सकते थे? मद्रास और बंबई के गवर्नर्स। गवर्नर जनरल के परामर्श के लिए 4 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्यों की अवधि 5 वर्ष रखी गई। यह समिति नियम, अध्यादेश और निर्देश देने का अधिकार रखती थी, जिससे कंपनी में उचित व्यवस्था और सिविल प्रशासन स्थापित हो सके। इसके लिए वह सभी प्रकार के कानून बना सकती थी। इसमें निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। सदस्यों के जो नाम थे उस समिति में, उसमें थे फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बारवेल। रिपीट कर रहा हूं विद्यार्थियों, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बारवेल। इसके साथ ही कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अन्य जस्टिस वहाँ उनका पोस्टिंग किया गया। उनकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के द्वारा तय की गई। ब्रिटिश सरकार
के हाथ में थी। इस न्यायालय का कार्य क्षेत्र कलकत्ता नगर तक ही सीमित था। इसे कंपनी के कर्मचारियों को न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। तो विद्यार्थियों, ये थे कंपनी के प्रशासन में परिवर्तन। अब है इस एक्ट में कुछ कमियां। उन कमियों को दूर करने की बात, क्या तो कमियां थी और कैसे उनको दूर करने के प्रयास किए गए। देखिए, इस अधिनियम का उद्देश्य कंपनी के शासन को सुव्यवस्थित करना था, किंतु इस एक्ट के पारित हो जाने के उपरांत भी कंपनी के प्रशासन में कई कमियां रह गई। कंपनी का शासन सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सका। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद, जो काउंसिल है उसकी, के निर्णयों को रद्द न करने का अधिकार न होने के कारण वह काउंसिल का निर्णय मानने को बाध्य था। 4 सदस्यों में से 3 सदस्य सदैव गवर्नर जनरल का विरोध करते रहे, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग्स का। इस कारण गवर्नर जनरल तथा काउंसिल में संघर्ष चलता रहा। कार्यपालिका और काउंसिल का कार्य क्षेत्र स्पष्ट न होने के कारण इन दोनों में टकराव होना स्वाभाविक था। सर्वोच्च न्यायालय, गवर्नर जनरल व उसकी काउंसिल, सर्वोच्च न्यायालय जो है, गवर्नर जनरल व उसकी काउंसिल द्वारा निर्मित कानूनों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं था। ठीक है, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल जो कानून बनाए, जरूरी नहीं सुप्रीम कोर्ट उसको माने। अतः कलकत्ता स्थित सुप्रीम कोर्ट केवल अंग्रेजी कानून ही लागू करती थी और बंगाल की दीवानी अदालतों में स्थानीय कानूनों के आधार पर फैसले होते थे। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले हो रहे हैं वो इंग्लैंड के कानून से हो रहे हैं, और जो लोकल कोर्ट्स हैं उनमें जो फैसले जो हो रहे हैं वो हमारे स्थानीय जो कानून थे उनके आधार पर हो रहे थे। इन कमियों के कारण ही एक मेंबर ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा, एडमंड बर्क ने, इसे राष्ट्रीय अधिकार में, राष्ट्रीय विश्वास और स्वाभाविक न्याय में हस्तक्षेप करना बताया। इतिहासकार P.E. रॉबर्ट्स भी लिखता है कि ऐसी मिसाल अन्यत्र प्राप्त नहीं होती है। तो ये जो यहाँ इस समय जो काउंसिल और गवर्नर जनरल के बीच में जो चल रहा था और एक संघर्ष चल रहा था, ये यदि वो आप देखिए विद्यार्थियों, वॉरेन हेस्टिंग्स की जगह यदि कोई और होता तो वो अपना पद छोड़कर चला जाता, किंतु वॉरेन हेस्टिंग्स बहुत धैर्यवान चरित्र का व्यक्ति था। वो सब कुछ सहन करता रहा और अपने पद पर कार्य भी करता रहा। अब हम बात करते हैं इसको, कमियों को दूर करने के क्या प्रयास किए गए। देखिए, 1781 में डिक्लेरेटरी एक्ट जो है, घोषणात्मक अधिनियम पास किया गया। इससे सर्वोच्च न्यायालय का कार्यक्षेत्र स्पष्ट किया गया। ठीक है, जो कमियां रह रही उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का कार्यक्षेत्र स्पष्ट किया गया। कंपनी के कर्मचारियों के औपचारिक कार्य को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। और इसके अलावा क्या किया, गवर्नर जनरल तथा पार्षदों को भी सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र से मुक्त कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल है उस पर सुप्रीम कोर्ट लागू नहीं है। ये नई व्यवस्था की गई। और इसके अलावा 1786 का एक सुधार कानून एक आया, जिसके माध्यम से यह निश्चित किया गया कि गवर्नर जनरल अपने कार्यों का उत्तरदायित्व उठाकर काउंसिल के बहुमत के निर्णय को रद्द कर सकता है। अभी हम चर्चा कर रहे थे ना
कि गवर्नर जनरल तो एक तरफ रह जाता था, काउंसिल के मेंबर सारे एक तरफ हो जाते थे, और गवर्नर जनरल को ये अधिकार नहीं था कि वो काउंसिल के डिसीजन को जो है उसको मान्यता न दे, उसको मान्यता देनी पड़ती थी, लागू करना पड़ता था। लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि गवर्नर जनरल अपने विवेक से कार्य करेगा, उसकी इच्छा होगी तो स्वीकार करेगा और इच्छा नहीं होगी तो स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार रेगुलेटिंग एक्ट ने व्यापारिक कंपनी को वैधानिक रूप से राजनीतिक अधिकार प्रदान किया तथा प्रेसिडेंसी प्रशासन पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण स्थापित किया। प्रेसिडेंसी प्रशासन विद्यार्थियों जो बंगाल और मद्रास और बम्बई ये जो हैं यहाँ, ये इन सबको प्रेसिडेंसी कहा गया और इस प्रशासन को प्रेसिडेंसी प्रशासन। तो वो सब केंद्रीय सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड का उस पर नियंत्रण हो गया। इस अधिनियम ने स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने का कोई दावा नहीं किया, अपितु सिर्फ एक ऐसी व्यवस्था तैयार कर दी जिसमें सुधार और परिवर्तन लाया जा सके। अब विद्यार्थियों हम बात करते हैं पिट्स एक्ट की। पिट्स इंग्लैंड का एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था पिट, और उसके समय इंग्लैंड के अंदर ये जो है पिट जब प्रधानमंत्री नहीं बना था पिट, उस समय पिट ने एक बिल जो है वो ब्रिटिश संसद में रखा था और वो बिल पारित हो गया। और सौभाग्यवश क्या हुआ कि 1784 में पिट स्वयं इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बन गया। जनवरी 1784 में उसने एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया, उसने उसे पारित करवा लिया। तो वो जो पहले पिट ने प्रस्तुत किया और इन दोनों को जो है जो अधिनियम है, ये जो दोनों बिल संसद में पारित हुए, वह भारत के संवैधानिक विकास में पिट इंडिया एक्ट के नाम से आया। इसको हम पिट्स एक्ट भी कहते हैं, पिट्स अधिनियम भी कहते हैं। इस अधिनियम में रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने तथा कंपनी को ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में लाने की इच्छा से कुछ व्यवस्थाएं की गई। तो जो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, उससे इंग्लैंड में जो परिवर्तन हुए पहले हम उसकी बात करते हैं। भारत में शासन सेना, जो पहला परिवर्तन इंग्लैंड में हुआ, भारत के शासन सेना और लगान संबंधी कार्य यानी कि राजस्व एकत्रितकरण के जो कार्य हैं, कार्यों पर नियंत्रण रखने हेतु 6 कमिश्नर्स की एक समिति गठित की गई जिसका नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल रखा गया। इन कमिश्नर्स की जो नियुक्ति सम्राट के अधिकार में रही, ब्रिटिश सम्राट, और वो इनको हटा भी सकता था और इनको अपॉइंट भी कर सकता था। दूसरा परिवर्तन, इस अधिनियम ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नियंत्रण समिति यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिया। तीसरा, संचालकों के 3 सदस्यों की एक गुप्त समिति बनाई गई, सीक्रेट कमेटी, जिसके माध्यम से गुप्त समिति बनाई गई जिसके माध्यम से भारत में गोपनीय आज्ञाएं भेजने की व्यवस्था की गई। चौथा, संचालकों द्वारा भारत भेजे जाने वाले पत्र व आदेश भारत भेजने से पूर्व बोर्ड ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल, भारत भेजने से पूर्व नियंत्रण जो समिति है बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भेजना आवश्यक कर दिया गया। नियंत्रण समिति का अनुमोदन आवश्यक किया गया। नियंत्रण समिति को उन आदेशों में संशोधन करने व उसे अस्वीकार करने का अधिकार भी दिया गया। पांचवा परिवर्तन, कंपनी के संचालकों के पास भारत के प्रशासन के विभिन्न पदों पर
नियुक्तियों का अधिकार पूर्वत रखा गया जो पहले था एज इट इज। छठा, स्वामी समिति। स्वामी समिति यानी स्वामी यानी किसी चीज़ का स्वामित्व जो होता है, इंग्लिश में जिसको हम कहेंगे कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स, जो उसके मालिक हैं उनकी जो कमेटी है, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स को संचालक समिति के निर्णयों को रद्द करने से वंचित कर दिया गया। ठीक है, कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज को संचालक समिति के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार अब उनके पास नहीं है। सातवां परिवर्तन, किसी निर्णय के क्रियान्वयन में यदि संचालक असफल रहते तो नियंत्रण समिति उस निर्णय को क्रियान्वित कर सकती थी और वह गवर्नर जनरल से सीधे पत्र व्यवहार भी कर सकती थी। आठवां, इंग्लैंड में एक विशेष कोर्ट की स्थापना की गई जो कंपनी के भारत में किए गए अपराधों को सुनती थी। ये सब कुछ इंग्लैंड की दृष्टिकोण से। अब हम देखें कि भारत में क्या परिवर्तन आए। पहला, गवर्नर जनरल की काउंसिल में मेंबर्स की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। 3 सदस्यों में प्रधान सेनापति का रहना भी आवश्यक था। दूसरा, मद्रास और बंबई में भी गवर्नरों की 3 सदस्यों की एक काउंसिल गठित करने की व्यवस्था कर दी गई। उन 3 सदस्यों में वहां का जो सेनापति है वो रखना आवश्यक था। तीसरा, भारत के अंदर क्या हुआ, संधि, युद्ध तथा लगान के संबंध में गवर्नरों को अब पूर्णतः गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल के अधीन कर दिया गया। चौथा, बंबई व मद्रास प्रेसिडेंसियों की सरकारों को गलती करने पर गवर्नर जनरल उन्हें भंग कर सकता था, सीधा गवर्नर जनरल के अधीन है ये मामला। पांचवा, गवर्नर जनरल की नियुक्ति क्राउन यानी कि ब्रिटिश किंग की अनुमति से संचालक कर सकते थे। छठा, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के सदस्य संचालक समिति की अनुमति के बिना न तो किसी राज्य से युद्ध ही कर सकते थे और न ही संधि कर सकते थे। सातवां, इस अधिनियम के बन जाने पर कंपनी के अधीनस्थ भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य के प्रदेश कहा गया। आठवां, इस अधिनियम के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया कि भारत में राज्य विस्तार और विजय की योजनाएं चलाना ब्रिटिश राष्ट्र की नीति, मान और इच्छा के विरुद्ध है। नौवां और अंतिम, इस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने कंपनी को सलाह दी कि वह अपनी दयनीय आर्थिक स्थिति में सुधार करे और आवश्यकता से अधिक रखे गए कर्मचारियों में कटौती करे। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो था उसमें ये परिवर्तन भारत के अंदर हुए। इस एक्ट के महत्व की यदि हम बात करें, हालांकि इस अधिनियम से कंपनी के मूलभूत सिद्धांत में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, फिर भी यह अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रथम तो इसने रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा भारतीय प्रशासन में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर किया। गवर्नर जनरल की काउंसिल की सदस्य संख्या 4 से 3 करके उसमें प्रधान सेनापति को सदस्य बनाकर गवर्नर जनरल के हाथ मजबूत किए। इसके अलावा बंबई व मद्रास के गवर्नर अब स्पष्ट रूप से गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। वे बिना गवर्नर जनरल की अनुमति के अब महत्वपूर्ण कार्य, युद्ध संधि जैसे कार्य नहीं कर सकते थे, अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र को भी स्पष्ट कर दिया गया। गुप्त समिति, सीक्रेट कमेटी का गठन करके कंपनी की कार्य प्रणाली को नियंत्रित और चुस्त करने का प्रयास किया गया। कंपनी के क्रियाकलापों पर अब ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया। कंपनी के भारतीय प्रदेश अब
अंग्रेज यानी इंग्लैंड के अंग बन गए। यूँ कहें कि जो कंपनी के भारतीय प्रदेश हैं अंग्रेजी राज्य के अंग बन गए। कंपनी का संपर्क प्रधानतः व्यापारिक गतिविधियों से दूर कर दिया और उसकी राजनीतिक शक्तियां अब राजनीतिज्ञों के हाथ में चली गई। इन्हीं परिवर्तनों के कारण पिट्स इंडिया एक्ट भारत के संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विद्यार्थियों, यदि हम समीक्षा करें इसमें, तो ये जो एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट, इसकी विभिन्न धाराओं पर जब हम अवलोकन करते हैं, उसको देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, तो स्पष्ट होता है कि इस अधिनियम ने द्वैध शासन, दोहरा शासन जिसको कहते हैं ना, उसकी स्थापना कर दी। क्योंकि इसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। यह क्राउन और ब्रिटिश संसद का प्रतिनिधित्व करती थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स इस नियंत्रण समिति के नियंत्रण में आ गए। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन करके उन्होंने कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उसके अधीन कर दिया। इस द्वैध शासन की स्थापना पर माइकल एडवर्ड्स ने लिखा है कि कंपनी के संचालकों के हाथ में केवल एक ही अस्त्र रह गया और वह था प्रशय प्रदान करने का। यह द्वैध शासन व्यवस्था 1857 तक चलती रही। इसके उपरांत आप जानते हैं विद्यार्थियों, कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1858 में नई व्यवस्था शुरू हो गई थी और उसके उपरांत कंपनी का शासन जब समाप्त हो गया 1857 के बाद, कंपनी के शासन के समाप्त होते ही संचालक समिति तथा नियंत्रण समिति को भी समाप्त कर दिया गया और भारत की प्रभुता प्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड के सम्राट तथा संसद के हाथ में चली गई। अतः स्पष्ट है कि इस अधिनियम को बनाकर ब्रिटिश संसद व इंग्लैंड का क्राउन भारत में कार्य कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने में सफल रहे और इसी एक्ट ने ब्रिटिश सरकार को कुछ वर्षों के अंतराल में भारत पर अपनी प्रभुता स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। शेष अगले व्याख्यान में।